देखिए सागर भाई, सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से मैसेज चल रहा था कि बहन जो ललिता गौतम है उसकी हत्या कर दी गई है, उसका रेप हुआ, उसका गला घोटा गया, उस पर तेजाब गिरा गया और परिवार कहीं ना कहीं सिस्टम के चक्कर लगा रहा था कि न्याय की उम्मीद थी कि न्याय मिले। लेकिन जो अपराधी थे वो फरार थे। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और प्रशासन 41 के नोटिस पे एक अपराधी को छोड़ देता है, दूसरा अपराधी जो है वो चला जाता है। तो जब परिवार कह रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। जब परिवार ने थक हार के समाज के सामने सोशल मीडिया पे अपनी बात को रखा कि मैं कल जो है कमिश्नरी चौराहे पहुंच रहा हूं और हम डीएम को ज्ञापन देंगे, तो उसी में हमने अपना सामाजिक सरोकार समझते हुए हम लोगों ने नोएडा और गाजियाबाद से हम लोग इकट्ठे हुए कि वो समाज की बेटी है, देश की बेटी है और बेचारी वो नाबालिग है और वो बीए की छात्रा है, मेरी बहन जैसी है, तो हमें चलना चाहिए। बारिश बहुत थी, हम लोग नोएडा गाजियाबाद से चले और जब हम पहुंचे तो डीएम गेट पर सभी आंदोलनकारी, जिनमें बुजुर्ग थे, महिला थे, बच्चियां थी, युवा थे, वहां बैठे हुए थे। हमने वहां पूछा आप यहाँ क्यों बैठे हुए रोड पे, अंदर चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि गौतम भाई ताला लगा दिया गया है डीएम कैंपस का। अच्छा, डीएम कार्यालय। मैंने ये किसने लगाया? अच्छा, कि पुलिस वालों ने। मैंने कहा पुलिस को तो राइट है ही नहीं कि वो डीएम कैंपस का ताला लगा दे। 24 घंटे खुलता है डीएम कैंपस, तो चाहे वहां कोई एक चपरासी भी हो लेकिन वहां बैठा मिलेगा। छुट्टी भी हो तो भी क्या बनने के लिए एसडीएम एडीएम आएगा, अगर डीएम साहब नहीं है तो मैंने ताला खुलवाया जाए। हमने भी वहां प्रयास किया, जो वहां पे पुलिस के कुछ अधिकारी खड़े हुए थे, मैंने कहा आप गेट खोलिए, हमें ज्ञापन देना है, हमें अंदर जाना है, रोड रुकी हुई है, आप भी परेशान है, हम भी परेशान है। किसी ने कोई नहीं सुनी और वहीं लोग बैठ गए जो पहले से बैठे हुए थे। फिर वहां पर नारेबाजी होने लगी, जय भीम के नारे लग रहे थे, बहन ललिता गौतम को न्याय दो उनके नारे लग रहे थे और ये प्रक्रिया चलती रही। अच्छा रवि गौतम जी, सभी ने ये मामला देखा, पूरे प्रदेश तक ये मामला पहुंचा, लेकिन आप एक अलग निकल कर आए, क्योंकि आप दूर से चलकर भी आए। तो लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। देखिए, मैं कोई दूर से चल के नहीं आया हूं। ये जिला, ये प्रदेश, ये देश, हम अखंड भारत के लोग हैं। ये भारत हमारा है और हम इस भारत को जितना बेहतर कर सकें, चाहे वो समाज सेवा के रूप में हो, चाहे वो राजनीति के रूप में, हमें करना चाहिए। कहीं भी दूर दराज गांव में अगर किसी पीड़िता की आवाज उठती है तो रवि गौतम उसकी आवाज बनता है। हम लोग 15 सालों से काम कर रहे हैं और जिला कोई सा भी हो, लेकिन संविधान में हम लोग सब एक समान है और आवाज उठाते हैं। समस्या क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ राजनीति करते हैं, समाज सेवा नहीं करते। जब पीड़ित परिवार इस बात को बार बार कह रहा है कि मैं एसपी देहात के वार्ता से असंतुष्ट हूं, उन जो पिछले 1.5 महीने में 2 बार ज्ञापन हुआ, वो परिवार मिला और बार बार एसपी देहात कह रहा है कि मुझसे बात करो, मुझे ज्ञापन दो, और परिवार ने स्पष्ट कर दिया कि हम नहीं जाएंगे जब तक कप्तान साहब या डीएम साहब नहीं आएंगे हमारा ज्ञापन देने के लिए। तो उठने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता, फिर चाहे मृत्यु हो जाए। और रवि गौतम उसी कड़ी में एक व्यक्ति है जो समाज का छोटा सा सिपाही है, जो समाज के चरणों में बैठ करके न्याय की उम्मीद करता है। रवि गौतम मर जाएगा पर पीछे नहीं हटेगा। तो जो अगर बाबा साहब ने कहा है कि समाज में अगर अच्छे वकील हो जाएं जो संघर्ष जानते हो तो हम न्याय जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि अधिवक्ता एक वो व्यक्ति होता है जो देश में समाज की परिस्थिति को बताता है कि क्या स्थिति हो रही है, सिस्टम में जाकर के वो लड़ता है, संवैधानिक रूप से न्याय की बात करता है। अगर मैं अधिवक्ता ना होता तो शायद जो आज मैं एसएसपी जो मेरठ है, एसपी देहात है, जो उनके लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, जो उन्होंने बाबरदगी की थी, जो उन्होंने जनरल डायर का रूप लिया था, तो शायद मैं ना कर पाता। तो अधिवक्ता एक मुख्य कड़ी है, कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ललिता गौतम के परिवार से क्या रिश्ता है? वो मेरी बहन है। ललिता गौतम की जो माँ है वो मेरी माँ है और मैं उस माँ को नमन करता हूं कि वो इतनी पीड़ा में है आज भी, कि वो आज भी संघर्ष कर रही है। न्याय सिर्फ पेपरों में नहीं होता, न्याय हृदय में होता। जिसने अपनी एक जवान बेटी को खो दिया, जो उनका सहारा बनती, पढ़ती लिखती, डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, आईएएस पीसीएस बनती, गांव का, प्रदेश का, क्षेत्र का नाम रोशन होता, आज वो चिराग बुझ चुका है। तो माँ का दर्द नहीं बांटा सकता।
बाप का दर्द नहीं बांटा सकता। तो वो दर्द को मैं फील करता हूँ, मैं रात को सो नहीं पाता। मुझे वो आवाज आज भी मेरे सीने में आती है कि जब हम ललिता बहन के लिए न्याय के लिए लड़ रहे थे और कप्तान साहब हमें थप्पड़ लाठियां भाज रहे थे। आपने ही क्यों इस मामले में आगे आने का फैसला किया? शायद मुझे दर्द ज्यादा फील होता है, मैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता। मैं जिस आंदोलन की शुरुआत करता हूं उसके अंत तक जाने का प्रयास करता हूं, चाहे मृत्यु हो जाए। आपके अनुसार ललिता गौतम हत्याकांड की शुरुआत कहां से हुई? देखिए, ये शुरुआत है जातिवाद की, ये शुरुआत है भेदभाव की। आज भी हमारे समाज के लोग गांव देहात में रहते हैं तो उन पे लोग इसलिए शोषण कर लेते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये दलित है, कहाँ जाएंगे ये लोग। तो इस शुरुआत वहां से होती है, छुआछूत से, भेदभाव से। और जब वो होता है, लेकिन आज 1947 का देश बाद का देश है, जहां बाबा साहब का संविधान है, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ज्योतिराव फूले, बिरसा मुंडा की विचारधारा काम करती है। तो वही आवाज है जो कलेक्ट्रेट तक पहुंची। तो बहन ललिता को अगर हम देखें सिर्फ कलेक्ट्रेट से ना जोड़ें, वो सिस्टम का फेलियर है। जो 2 महीने इधर से उधर, कभी इस दफ्तर कभी उस दफ्तर, कभी सीओ कभी कप्तान, कभी एसपी देहात, कभी दरोगा, कभी चौकी इंचार्ज तक वो परिवार घुटता रहा, परेशान होता रहा, जब तो वहां तक हम पहुंचे। तो ये पूरी कहानी है। और ये सिर्फ बहन ललिता गौतम की बात नहीं है, मेरठ में कई और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। आपने देखा होगा जो अभी सरना में हुआ था, उसकी मां को मार दिया गया, अपहरण करके उसके परिवार उस लड़की को ले गए। वो पूरे देश में ऐसा है। तो ये दर्द है। जिस दिन घटना हुई उस दिन क्या क्या हुआ और आपके साथ? देखिए, मैं कमजोर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे शब्द जो हैं वो बड़े भारी होने वाले हैं। आज़ादी के बाद, संविधान होने के बाद 75 साल का जन्म महोत्सव हम मना चुके हैं और एक बहन के साथ दर्दनाक घटना घटती है। परिवार न्याय की मांग करता है और सामाजिक लोग, पढ़े लिखे लोग डीएम साहब से मिलने का प्रयास करते हैं और नहीं मिलने जाता है। उसके बाद थप्पड़, लात, घूसे, रोड गंदी कर दी सालों ने, ये नेता बन रहा है चमारों का, ये सब कप्तान साहब ने कहे। और जो आप लोगों ने देखा, ये तो मैं बधाई दूंगा मीडिया के लोगों को कि वहां पर फोन चालू थे, कैमरे चालू थे। कप्तान साहब गाड़ी में घुसते हैं, थप्पड़ मारते हैं, मेरा गला घोटते हैं, तो तुझे नेता बनाएंगे हम चमारों का। यार, मैं चमारों का नेता नहीं था, मैं उनका प्रतिनिधि कर रहा था, मैं तो एक सेवक हूं। आप मेरी हिस्ट्री देखिएगा, अगर आपको 2 पोस्ट राजनीतिक मिलेंगी चुनाव लड़ने की, तो 2000 पोस्ट आपको मेरे समाज सेवा की मिलेंगी। कहीं 1000 लोगों को, कहीं 10,000, कहीं 1 लाख, कहीं तो 5 लाख लोग भी आपको मेरे साथ खड़े मिलेंगे, जो कदम से कदम मिला के चलते हैं। और मैं वो बताने का प्रयास करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो एसएसपी ऑफिस में हुआ, शायद अंग्रेजों के दौर में नहीं हुआ होगा। कप्तान साहब ने गाड़ी में मारा, अपशब्द बोले। जब मैं टूट गया कि आज हम सोचते थे कि देश आजाद है और हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, बिल्कुल, मैंने कहा मैं एक अधिवक्ता हूं। उन्होंने मजबूर किया मुझे सुसाइड करने के लिए। वो पल भर का खेल था, फिर भी हिम्मत आई मेरे अंदर कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी बहन ललिता गौतम को न्याय कौन दिवाएगा, और हजारों लाखों करोड़ों बहनें हैं, उनके कौन लड़ेगा। मगर शायद यहां से एक उदय होगा जो हम अपनी पीड़ितों की, अपने बहनों की, देश की बेटों की आवाज बनेंगे। फिर जब मुझे कप्तान ऑफिस बुलाया गया वैन में सुता करके, तो कप्तान साहब ने कहा तेरे मुंह पे जूता मारेंगे, तुझे फिर वही रिपीट, तुझे चमारों का नेता बनाएंगे, तेरा दिमाग खराब है, कहां से आया, तू जिला बदर है, तू 302 का मुस्लिम है। मैंने कहा सर, मैं अधिवक्ता हूं, मैं एक संगठन चलाता हूं, युवा शक्ति दल, और समाजी संगठन है। उन्होंने एक ना सुनी, उन्होंने कहा जिले में सूचना देकर आया है, मेरे पास मेरा ग्रुप है LIU का, मैं जहां जहां जाता हूं उनको जोड़ लेता हूं। मैंने स्पेशली जो मेरठ के LIU थे, ये बात किसी को पता नहीं होगी, मैं बता रहा हूं, उनको सूचना दी। मैंने ट्वीट किया अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से, ADGP, DGP, माननीय मुख्यमंत्री, IG मेरठ, मेरठ पुलिस और DM को कि कल मैं बहन ललिता गौतम के न्याय के लिए मैं पहुंच रहा हूं। किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। अच्छा, सिस्टम सोया हुआ था। सुबह उठेंगे 8-9 बजे, कप्तान साहब के सलूट मारेंगे और अपना फिर वही ढीला रवैया रहेगा।